हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में हम लोगों ने 2022 तक की यूपी पीएससी की प्रीलिम्स के क्वेश्चन किए हैं और आज हम लोग जो 2023 का करेंगे और 2023 का दिस इज़ द पार्ट 1 जहाँ पे 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करेंगे। फिर पार्ट 2 हम लोग करेंगे 51 टू 100 और फिर पार्ट 3 करेंगे जहाँ पे 101 टू 150 नंबर तक क्वेश्चन करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_पेडिया पे मिल जाएगी और दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 2023। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे सेकेंड करेंगे एंड देन फिर 2023 का थर्ड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोविजन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सी इसमें पार्ट है? तो पार्ट पे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो आप सारी पार्ट्स को याद रखें एटलीस्ट मोटा मोटी तौर पे आप इतना याद रखें कि कौन सी पार्ट किसके हैं, तो आपका काम चल जाएगा। जैसे नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है, अब इसमें क्या है कि पार्ट 8 में क्या है, द यूनियन टेरिटरीज, बिल्कुल 239 टू 241 इट्स अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये आपका सही है। आर्टिकल 239 से 241 पार्ट 8 में ये सही है। अब है कि शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज ये पार्ट 10 में है 244 से 244A आर्टिकल। ठीक है, अब ये क्या है कि क्या ट्राइब्यूनल है इसमें भाग, इसमें है ना। सो भाग 11 है। ठीक है, सो 11 में ट्राइब्यूनल है नहीं। 11 जो है वो कहता है कि रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये आर्टिकल 245 टू 263 है ना, इंटर स्टेट काउंसिल। तो यहाँ इसमें ये पार्ट 11 में है, तो ये आप पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो ये हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेज आपको इसमें आती है 17 में, तो दैट्स अ राइट। ठीक है, अब क्या है कि अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ट्राइब्यूनल किस में आता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है वो 14A में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आता है, जो 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया हुआ है। ठीक है, ठीक है। और इसमें अगर आप ट्राइब्यूनल की आर्टिकल की बात करें तो आपको पता होगा कि 323A और 323B। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर आपको ये हो कि कितनी आर्टिकल में है, सो इट्स आर्टिकल 343 टू 351, तो दैट्स इनफ। और बाकी मैंने सारी पार्ट्स आपको दे दिए हैं एक जगह, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं और इसमें मैच करना है आपको। सो आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, है ना, फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, तो ये आपको पता होगा। सो आर्टिकल 280 इट्स अ फाइनेंस कमीशन, 315 इट्स अ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड 338 नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। इसमें दो और याद रखिए, 338A शेड्यूल ट्राइब नेशनल कमीशन और 338B आपको ओबीसी के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए। ठीक है, और 324 आपको इलेक्शन कमीशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं सारे, है ना। तो आंसर आपका कौन सा हो गया? इट्स बी। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है ना, अर्लीस्ट कौन सा हुआ था, है ना। अब इसमें अगर बात करेंगे तो अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कब हुई थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले कब मिला था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट इनेक्ट हुआ था और कमेंसमेंट कब हुआ था। ठीक है, तो असेंबली जो है सो सबसे पहले जो मिला था वो आप याद रखिए, इट्स 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें आपको ये भी याद रखिए कि लास्ट सेशन कब हुआ था, असेंबली की लास्ट सेशन कब हुई थी, ये 24 जनवरी 1950 को इनकी लास्ट सेशन थी, है ना। इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी कब अपॉइंट हुई थी, 29 अगस्त 1947 को होती है अपॉइंटमेंट ड्राफ्टिंग कमेटी की। और इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं, B.R. अंबेडकर। ठीक है, B.R. अंबेडकर होते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड और इनेक्टेड कब हुआ था और कमेंसमेंट कब हुआ था, तो इंडिया एडॉप्टेड हुआ था 26 जनवरी
26 जनवरी 1949 को हुआ था। और कब से आया था ये फोर्स में? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, द आंसर इज। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि द प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड टू पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट आफ्टर seeking views of the concerned legislature of the state on the subject within a specified period। अगर किसी स्टेट का बाउंड्री चेंज करना हो या किसी स्टेट का एरिया चेंज करना हो, नया स्टेट बनाना हो, बाउंड्री चेंज करना हो, एक नेम चेंज करना हो, तो क्या होगा कि कोई भी बिल पार्लियामेंट में तब तक नहीं जाएगा जब तक प्रेसिडेंट की रिकमेंड नहीं करेगी। और प्रेसिडेंट रिकमेंड कब करेंगे? प्रेसिडेंट तब रिकमेंड करेंगे जो प्रेसिडेंट वहाँ की जिस स्टेट से रिलेटेड होगा उस लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेसिडेंट भेजेंगे और वहाँ की लेजिस्लेचर की व्यू पूछेंगे और उनको बताएंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम में आपको ये व्यू देना है। ठीक है, तो तभी जा करके वो चेंज हो सकता है। हालांकि वो जो व्यू होगा, वो जो व्यू देगा लेजिस्लेचर, वो बाइंडिंग नहीं होगा, है ना। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी कहेगा कि नहीं नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। सो दोनों सही है, आपको दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो द आंसर इज बी। समझ गए? ये आपको आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है ना, कि किसी भी स्टेट का बाउंड्री चेंज करना हो, नेम चेंज करना हो या एरिया को अल्टर करना हो, तो प्रेसिडेंट उस लेजिस्लेचर में भेजेंगे, है ना, स्टेट असेंबली में, और वहां से उनका व्यू लेंगे। हालांकि जो व्यू होगा वो बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है, इतना याद रखें, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन विच इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर उसको शून्य घोषित कर देता है, बोलता है कि ये वैलिड नहीं है, तो क्या होगा? अगर ऐसा वैलिड कर दिया, द एक्ट्स डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन एज कंसिडर्ड वैलिड। तो जिस दिन जो काम वाइस प्रेसिडेंट एज ए वाइस प्रेसिडेंट वो काम जब तक क्यों, जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनवैलिड कर दिया, है ना, इलेक्शन को, बट इनवैलिड करने में जितना टाइम लगा उस बीच में वाइस प्रेसिडेंट कोई तो फैसला लिए होंगे, तो वो फैसला का क्या होगा? ठीक है, तो ये हमारे संविधान में आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, पहले तो कि अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी इशू होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, है ना, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो इलेक्शन है वो वॉइड है, तो उस समय जो भी पावर, जो भी ड्यूटीज वो उस समय तक किए होंगे एज अ प्रेसिडेंट या एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आती है उससे पहले की सारी डिसीजन वैलिड होगी। तो बिल्कुल पहला सही है, द एक्ट्स डन बाय हिम एज अ वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन। जब सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेरेशन आएगा उससे पहले जो भी एक्ट उन्होंने किया है वो वैलिड होगा। ये 71 आर्टिकल में लिखा हुआ है। दूसरा है, द एक्ट्स डन बाय हिम एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डे ऑफ सच डिक्लेरेशन आर नॉट कंसिडर्ड वैलिड। एक बोला वैलिड है, एक नहीं वैलिड है, तो जब हमने बात कर ली वैलिड है तो इसकी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, सो आंसर इज ओनली 1। ये आपको 71 आर्टिकल लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वीमेन स्पीकर इन द लोकसभा। अभी तक लोकसभा में कितने स्पीकर हुए हैं पता है आपको? 18। ठीक है, 18 हुए हैं। अब इसमें कौन कौन है? ठीक है, सबसे पहले कौन थे? गणेश, वासुदेव, महाबलंकर, ये याद रखिए आप। अभी कौन है ये याद रखिए, ओम बिरला। पहली विमेन कौन थी वो याद रखिए, मीरा कुमार। ठीक है, दूसरी विमेन कौन थी? सुमित्रा महाजन। होप आपको ये समझ आई होगी। ठीक है, पहला जीवी मावलंकर, अभी जो है ओम बिरला, मीरा कुमार पहली फीमेल और दूसरी फीमेल सुमित्रा महाजन। ठीक है, सो द आंसर इज मीरा कुमार। क्लियर? ये आपको पूरी दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शेड्यूल्स है। तो पार्ट और शेड्यूल आपको याद रखनी है। थर्ड शेड्यूल में क्या है? तो बिल्कुल ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में दिया हुआ है, ये सही है ना। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अलावा,
है ना, सबकी ओथ और प्रोमिस इसमें दी हुई है। 8th शेड्यूल में क्या होगा, 8th शेड्यूल में क्या होगा, लैंग्वेज है, ये तो याद होगा। 9th शेड्यूल में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, नहीं, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ द काउंसिल स्टेट, ठीक है, ये आपको ये शेड्यूल 4 में है ना, सीट एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन। 10th शेड्यूल में क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन है, बिल्कुल सही है। बट 9th शेड्यूल में क्या है, 9th शेड्यूल में है कुछ एक्ट्स हैं, है ना, कुछ एक्ट्स रेगुलेशंस हैं, है ना, जनरली लैंड रिफॉर्म के हैं, वो उसमें डालने पे जिसको सुप्रीम कोर्ट में उसमें कहीं पे चैलेंज नहीं किया जा सकता है, वो सारे एक्ट्स को उसमें डाले हुए हैं। सो इट्स अ वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस इन शेड्यूल 9, ठीक है। तो ये आपको नॉट मैच्ड है, तो ये आंसर हो गया, ये एक्सप्लेनेशन। सारी शेड्यूल आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस, कितने साल तक आप कर सकते हो यूज। अब देखिए हमारे संविधान में आर्टिकल 343 में ये लिखा हुआ है कि जो लैंग्वेज होगा ऑफिशियल वो हिंदी होगा देवनागरी स्क्रिप्ट में, ये लिखा हुआ है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है, ये लिखा हुआ है। लेकिन क्या था कि उस समय ये कहा गया कि लेकिन 15 साल तक जब ये संविधान कमेंसमेंट हो रही है उससे 15 साल तक इंग्लिश सारे पर्पस के हो गए, क्योंकि सारे जगह इंग्लिश यूज होती थी, तो इंग्लिश ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होगा और पार्लियामेंट इसको चाहेगा, ठीक है, तो इसको अवधि को बढ़ा भी सकता है और अगर चाहेगा तो बीच में उसको हटा भी सकता है, या हिंदी इंग्लिश दोनों साथ भी चला सकता है। तो कितने साल के लिए इनिशियली कहा था, 15 साल तक के लिए हिंदी होगी, वो उस समय कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, ये एक्सटेंड होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि द प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट में 3 चीज होती है, लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन या पार्लियामेंट में क्या होगा, एक होती है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि अगर लोकसभा से पास हो गया, सिर्फ लोकसभा से पास होने से कुछ नहीं होगा बिल, राज्यसभा से भी पास होने से कुछ नहीं होगा, जब तक प्रेसिडेंट उस पर एसेंट नहीं देगा। तो पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। A bill passed by the two houses of the parliament cannot become a law without the assent of the president, बिल्कुल सही है, और ठीक है, समझ में आया। सो द आंसर इज दिस वन, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द यूनियन फाइनेंस कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंस कमीशन हैज अ चेयरमैन एंड 6 मेंबर। देखो आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल पे, है ना, क्या करेंगे, प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट करेंगे फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर पे। उसमें क्या होगा, एक चेयरमैन और 6 मेंबर नहीं, एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स, चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। नाउ इट सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द नीति आयोग, नीति आयोग को सबमिट नहीं करता है ना, ये अपनी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है, क्लियर, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देता है। तो दोनों गलत है, तो दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स टू स्टॉप वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट का पावर कुछ रिट्स को, है ना, सुप्रीम कोर्ट का पावर फंडामेंटल राइट के वायोलेशन के लिए रिट को इशू करना, है ना, ये इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है। नाउ क्या है, द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू रिट्स लाइक हैवेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, quo warranto, certiorari, which is appropriate for the enforcement of fundamental right, ठीक है। तो ये सारी होती है, आपको ये बात पता है कि बिल्कुल यही चीज होती है, हैबेस कर्पस, हैव द वर्डी, है ना, मैंडमस टू कमांड, है ना, को वारंटो है, प्रोविजन है, वो मैंने डिटेल में आपको सारी दे दी है किसको क्या मिलता है ना। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट्स को इशू करती है ना, और Parliament may by law empower any other court to exercise within its jurisdiction the power given to the Supreme Court. रिट की पावर पार्लियामेंट बढ़ा सकती है, पार्लियामेंट चाहे तो और भी सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी भी कोर्ट को ये पावर दे सकती है, ये भी आपको आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है ना। और इसी के तहत आर्टिकल 226 में
226 के अंतर्गत, है ना, हाईकोर्ट भी रीट इशू कर सकता है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये डिटेल पूरी दी हुई है, इसको आप एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में क्या सही है, इसमें से दिया हुआ है, अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल हु इज क्वालिफाइड टू बिकम एज अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 76, है ना, 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहती है कि प्रेसिडेंट एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करेंगे जो क्वालिफाइड होगा टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना, जिनकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो होगी। तो ये बिल्कुल आपका सही है। द अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव्ड थ्रू द सेम प्रोसेस एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये गलत है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, और प्रेसिडेंट जो रिसीव ये करेगा कि उसको जो रिम्यूनरेशन मिलेगा, कैसे उसको वर्क करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रेसिडेंट करेगा। सो तब तक वो होल्ड ऑफिस करेगा जब तक प्रेसिडेंट की प्लीजर होगी, है ना, मतलब दैट डजंट उनको रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कि जज की रिमूवल की तरह नहीं करनी है ना, ठीक है। प्रेसिडेंट जब चाहेंगे तो हटा देंगे, ठीक है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की कंपोजिशन के बारे में बात है, किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को कैसे बनाया जा सकता है। देखिए इसमें क्या है कि अब बात करते हैं कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल 169 है जहां पे एवोल्यूशन या क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में दिया हुआ है, उसकी प्रोसेस दी हुई है। नाउ इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल देयर मे नॉट बी मोर देन 1/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबरशिप तो लेजिस्लेटिव असेंबली। पहली बात तो क्या है कि अगर पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी क्रिएशन कैसे होती है या एवोल्यूशन, पार्लियामेंट करेगी। पहली बात तो है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एक रिजोल्यूशन पास करेगा, है ना, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली और नॉट लेस देन 2/3 में से प्रेजेंट एंड वोटिंग से कम नहीं होगा। अगर ये पास करके देती है तो आपको पार्लियामेंट क्रिएट कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आर्टिकल 169 में तो ये हो गया। आर्टिकल 171 में है कि कैसे कौन कौन से लोग रहेंगे। इसमें कहा है इन्होंने कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जितनी सीट होगी उसकी 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में मान लीजिए कि अगर 120 सीट है तो 40 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 150 सीट है तो 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब प्रॉब्लम ये आई कि मान लेते हैं कि कहीं पे 70 सीट है और वहां पे अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है तो 1/3 ही होगा, ठीक है। तो आपको कितनी होगी? 23-24 सीट, 23 सीट होगी। तो इसमें बोला कि 24 ही सीट होगी, है ना, अगर हम लोग 1/3 की बात करें। तो इसमें कहा गया कि नहीं, लेकिन कम से कम 40 होगा, मतलब 70 की भी है तो 40 होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मिनिमम मेंबर 40 होगी और मैक्सिमम 1/3 होगा। समझ में आया? तो ये है। तो द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट मस्ट हैव एटलीस्ट 40 मेंबर, कम से कम 40 मेंबर होंगे और मैक्सिमम 1/3 हो सकता है। तो ये आपको दोनों सही है। अब इसमें क्या है ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स भी होते हैं उसमें 1/12 ग्रेजुएट, जितनी मेंबर हैं 1/12 ग्रेजुएट, 1/12 टीचर, ठीक है, देन 1/3 लोकल अथॉरिटी, ठीक है, 1/3 असेंबली वाला और रिमेनिंग जो होगा वो आपको गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होगा। तो ये आपको ये भी याद रखना है। बाकी डिटेल मैंने ये सारी दे दी है। अगला है कि विथ रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन पार्लियामेंट, उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन, देखो उत्तर प्रदेश की एग्जाम दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है ना। देन तो अगर बात करते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने मेंबर हैं? 403। लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर हैं? 403। इसमें कितनी मेंबर है? 100 मेंबर है। और ठीक है 100 मेंबर है। क्लियर? और राज्यसभा में कितने हैं? याद रखनी है आपको, 31। लोकसभा में कितनी है? 80। अब क्वेश्चन पढ़िए। उत्तर प्रदेश हैज 31 सीट्स अलॉटेड इन राज्यसभा, बिल्कुल सही है। 80 मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है, दोनों हमारा सही है। तो आप लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने हैं, राज्यसभा में कितने हैं, लोकसभा में कितने हैं, सारे याद रखेंगे।
अगला है विथ रेफरेंस टू द पोस्ट इन सेक्रेटरिएट ऑफ द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सेक्रेटरिएट के बारे में पूछा गया है। अब इसमें क्या है, ये भी आपकी आर्टिकल में दी हुई है। कौन सी आर्टिकल में दी हुई है? इट्स आर्टिकल 98 में क्या दिया हुआ है? सेक्रेटरिएट ऑफ पार्लियामेंट, है ना। कॉमन पोस्ट में बी क्रिएटेड फॉर द सेक्रेटरिएट ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए इसमें दिया हुआ है 98 में दिया हुआ है कि हर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए एक सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ होगा, ठीक है, सेक्रेटरियल स्टाफ होगा। और उसमें भी लिखा हुआ है कि देयर कैन बी क्रिएशन ऑफ पोस्ट कॉमन टू बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है कि दोनों का सेम भी किया सकता है। हमें क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के लिए, दोनों के लिए आपको सेपरेट जो है सेक्रेटरिएट होनी चाहिए। अभी सेक्रेटरिएट जो है कॉमन भी हो सकती है, तो ये बात हो गई। नाउ द पार्लियामेंट हैज राइट टू रेगुलेट द सर्विस कंडीशन ऑफ सेक्रेटरी स्टाफ ईदर हाउस ऑफ इट। पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा, बिल्कुल। पार्लियामेंट आपको रिक्रूटमेंट हो गया, कंडीशन ऑफ सर्विस हो गया, ये दोनों हाउस की जो सेक्रेटरियल स्टाफ होंगे उनकी सारी चीजें पार्लियामेंट तय करेगी। तो दोनों सही है, बोथ 1 and 2। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ग्राम सभा। नाउ देखिए आर्टिकल 243 की बात करें अगर, वहां पे बात है ग्राम सभा। ग्राम सभा मतलब हर वो पर्सन जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में है, ठीक है। तो विलेज में जितने भी लोग हैं इलेक्टोरल रोल्स में नाम है, वो सब ग्राम सभा में हो जाएंगे। सो इट हैज द पावर एंड फंक्शन है, इट्स पावर, इट इज अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स इन द, बिल्कुल सही है, पूरे रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे। देन 243A में लिखा हुआ है क्या, कि अ ग्राम सभा में एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शन एट द विलेज लेवल एज द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मे बाय लॉ प्रोवाइड, ठीक है। सो इट्स पावर आर डिटरमाइंड बाय नॉट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये गलत हो गया, है ना। और इट हैज द पावर एंड फंक्शन एट द विलेज लेवल लाइक स्टेट लेजिस्लेचर हैज द स्टेट लेवल। समझ में आ गया। और कौन डिसाइड करेगा? लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट। सो आंसर नॉट बोला है तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि ऑल इलेक्शन टू द पंचायत कौन कराती है? पंचायत के इलेक्शन संविधान में आपके आर्टिकल 243 के लिखा हुआ है। 243 में किया है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करेगा, कौन करेगा? गवर्नर, ठीक है, उस वही कराएगा पंचायत में इलेक्शन। सो इट्स अ स्टेट इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 243 के। अगला है अशोक मेहता कमेटी जो 1977 में बनी थी, उसके बारे में है ना। उन्होंने क्या कहा था? तो अशोक मेहता कमेटी जो है वो क्या कहा था, द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय 2 टायर। ये आपको क्या लग रहा है ना, ठीक है, गलत है, सही है आपका। बिकॉज बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी, बलवंत राय जो कमेटी थी, वो उन्होंने कहा था 3 टायर की बात। अशोक मेहता 2 टायर की बात की थी कि 3 टायर नहीं होना चाहिए, 2 टायर होना चाहिए, है ना। और इन्होंने 2 टायर में क्या बोला था कि एक जिला परिषद होना चाहिए और मंडल पंचायत होना चाहिए। सो मंडल पंचायत जो कुछ ग्रुप्स ऑफ विलेज के लिए हो, ठीक है, उन्होंने डाटा बताया था। और एक जिला परिषद होना चाहिए जिला लेवल पे, और मंडल पंचायत ग्रुप ऑफ विलेज का एक मंडल पंचायत होना, तो इन्होंने बताया था। तो ये बिल्कुल सही अशोक मेहता ने बोला था, है ना। अ ब्लॉक शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिटवीन द स्टेट लेवल, है ना। इनकी जो है रिकमेंडेशन को अडॉप्ट नहीं किया गया हुआ है, ठीक है। सो ब्लॉक नहीं है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत है हमारा, तो ये भी गलत हो गया। सो द आंसर इज ओनली 1। क्लियर। द रजिस्ट्रेशन लेटर बाय ए जज ऑफ, सॉरी, रिजिग्नेशन लेटर, अगर जज को रिजाइन करना पड़ेगा तो किसको देंगे वो लेटर? जज को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, है ना। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है कि जज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जज को अगर रिजिग्नेशन देना पड़ेगा तो किसको देगा? प्रेसिडेंट को, सिंपल सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 20 क्या है? कन्विक्शन फॉर ऑफेंस के लिए प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं इसमें। नाउ प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन लिखा हुआ है हमारा, क्या लिखा हुआ है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ।
अपने ही मतलब अपने खिलाफ खुद का विटनेस नहीं हो सकते हैं। किसी पर्सन को आप ऐसे कंपेल नहीं कर सकते हो कि तुम अपने आप के लिए तुम खुद का विटनेस बन जाओ, है ना? ठीक है, जो एक्यूज पर्सन है वो खुद अपना विटनेस नहीं बन सकता है। तो ये बिल्कुल आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है। डबल जेओपार्डी क्लॉज, दोहरे दंड, मतलब एक ही इंसान को सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी लिखा हुआ है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, आज आपने कुछ जुर्म किया, है ना, आज जुर्म किया तो आज जो कानून है उसके अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए कि आज एक नया कानून बन गया, है ना, 1 जनवरी 2024 को कोई नया कानून बन गया, ठीक है, और आपने 31 दिसंबर को कोई, जैसे मान लीजिए कि अगर चोरी पे, है ना, आजीवन 12 साल की सजा है, 1 तारीख से बन गया, और 31/12/2000 को 2023 को अगर ये 3 साल की है तो 1 तारीख को अगर आपको अगर फाइनल रिजल्ट 2025 में भी आएगा तो आपको 3 ही साल मिलेगा। मीन्स कि जिस समय आपने जुर्म किया है उस समय जो प्रोविजन है वही आपको मिलेगा, ठीक है। नहीं अगर ऐसा लिखा होता तो क्या होता कि अगर किसी को सजा देना होता तो चेंज कर देते हम लोग रूल्स। तो ये बिल्कुल तीनों सही है, दिस इज नॉट राइट, ये नहीं लिखा हुआ है हमारा। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ, जो डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज में है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, देखते हैं कौन कौन है। देखिए प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ये हमारे संविधान की 51A(G) में लिखा हुआ है, इंप्रूव द प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, ठीक है। और 48A में 48A में भी लिखा हुआ है, ठीक है, संविधान के 48 में लिखा हुआ है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट। तो 48A हो गया डीपीएसपी और 51AG हो गया, क्या हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी। सो प्रोटेक्शन एनवायरमेंट जो है सो दोनों में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं यूसीसी, यूसीसी कौन से आर्टिकल में है, 44 डीपीएसपी में है बट एफडी में नहीं है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये आपको कौन सा है, 43A में है ना, डीपीएसपी में है लेकिन उसमें नहीं है। गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रेन, कहां पे है आपको, 45 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 45 में क्या लिखा हुआ है कि प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द 6 साल से कम के बच्चे के लिए, ठीक है। और ये जो लाइन है लिखा हुआ गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रेन, ये ठीक है, वो कहां पे है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए गार्जियन को ये करना चाहिए। ये 51A के जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों डिफरेंट चीजें हैं, यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट दोनों में सेम लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। विथ रेफरेंस टू द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, कौन सा सही है, आर्टिकल 109 प्रोवाइड्स फॉर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेज। डेडलॉक होती है, कोई इशू होती है तो क्या होती है, ज्वाइंट सिटिंग होती है। बट ये कब होती है, ये आर्टिकल 108 में हमारा लिखा हुआ है ज्वाइंट सिटिंग। 9 में तो मनी बिल के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है, स्पेशल प्रोसीड्योर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, ठीक है। तो 108 में है, ठीक है, कि ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ डेडलॉक हो गई। द स्पीकर प्रिसाइड द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, बिल्कुल स्पीकर प्रिसाइड करेगा। अगर लोकसभा का स्पीकर नहीं रहेगा तो डिप्टी स्पीकर करेगा, ठीक है। और अगर डिप्टी स्पीकर नहीं रहेगा तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेगा। क्लियर? तो ये आपको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशिएंट इंडिया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बतानी है ना, कौन पहले आया था कौन बाद में। देखिए इसमें अगर इन्वेडर्स की बात करें तो पहले बैक्टीरियन, इसको इंडो ग्रीक भी बोलते हैं, ठीक है। देन सीथियन, इसको वेस्टर्न सका भी बोलते हैं, ठीक है। देन पार्थियन, पहलवाज भी बोलते हैं। देन कुशान। नाउ आप देख लीजिए कौन सा है, ग्रीक, शका, कुशान। सो दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मिलिंद पान्हो, है ना, मिलिंद पान्हो एक किताब है ना, वो एक डायलॉग कि राजा मिलिंद
और एक बुद्धिस्ट सेंट के बीच में जो बात हुई थी वो है, वो कौन से सेंट थे? ठीक है, तो ये जो है नागसेना, नागसेन थे, है ना, 2nd सेंचुरी बीसी में। तो वो इंडो ग्रीक, ये जो मिलिंद थे, मिलिंद जो थे, किंग मिलिंद, वो मिनेंदर, मिनेंदर को पाली में मिलिंद बोलते हैं। तो मिनेंदर जो वन थे, ये कौन थे? इंडो ग्रीक किंग थे, इंडो ग्रीक किंग। ठीक है, तो इनसे जो बुद्धिस्ट से नागसेना की बात हुई थी, तो एक बुक हुई थी, बुक लिखी गई थी मिलिंद पानो। चरक संहिता कितने चैप्टर्स और सेक्शन में डिवाइडेड है? चरक संहिता चरक ने लिखा होगा। ये जो है सो टेक्स्ट ऑन आयुर्वेद, आयुर्वेद पे टेक्स्ट है। इसमें आपको 8 स्थान है, स्थान, स्थान मतलब बुक, और 120 चैप्टर है। ठीक है, तो समझ में आ गया 25 का ए। अब ये कौन कौन है मैंने पूरी लिख दी है। 8 बुक जो है, सूत्र स्थान है, जनरल प्रिंसिपल पे है, निदान स्थान है, पैथोलॉजी पे अलग बुक है, स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन, शरीर स्थान एनाटॉमी पे अलग है, इंद्रिय स्थान सेंसरी ऑर्गन बेस्ड प्रोग्नोसिस, है ना, देन थेरेप्यूटिक्स, देन फार्मास्यूटिक्स एंड टॉक्सिकोलॉजी, देन सक्सेस इन ट्रीटमेंट। ये सारी चीज़ें 8 तरह की बुक्स हैं। ठीक है, अगला है कि विच ऑफिसर वाज नोन एज, क्या है? भागदुह। भागदुह कौन थे? वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन, वैदिक समय में। तो वैदिक समय में जो ऑफिसर थे वो आप ऐसे याद रखेंगे। फिर मौर्यन के समय में क्या बोलते थे, गुप्ता के समय क्या बोलते थे, तो ये आपको ऐसे याद रखना है। जैसे मैसेंजर जो वैदिक समय में होता था उसको बोलते थे पालगल। ठीक है, मैसेंजर। और जो भागदुह थे, भागदुह, वो होते थे रिवेन्यू कलेक्टर। ठीक है, ठीक है। और जो चीफ ऑफिसर्स जो होते थे, जो फॉरेस्ट के लिए होते थे, उसको बोलते थे गोवी कर्तन। ठीक है, गैम्बलिंग डिपार्टमेंट वाला जो है वो इसमें नहीं था, है ना, उस समय नहीं था, वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन के समय में। ठीक है, और भी बाकी है इसमें, जैसे पालगल मैसेंजर हो गया, भागदुगा रेवेन्यू कलेक्टर हो गया, गोभी कर्तन कीपर ऑफ फॉरेस्ट एंड गेम्स हो गया, ब्रजपति बोलते थे पास्चर लैंड को जो ऑफिसर्स होते थे, संग्रहिणी बोलते थे ट्रीजर को, तक्षण कारपेंटर, माहिशी चीफ क्वीन को माहिशी बोलते थे, अकाउंटेंट को अक्षवाफा बोलते थे, हेड ऑफ विलेज के जो हेड होते थे उसको ग्रामीणी बोलते थे, सुप्रीम कमांडर इन चीफ को सेनानी बोलते थे, घर के जो हेड होते थे उसको कुलपति बोलते थे, और पुलिस ऑफिशियल को जीव गृह। याद रख लेना आप। ये आपको जो दी हुई है कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट है, और उसकी अभी की लोकेशन क्या है, जो जैसे मान लीजिए कि नेवाशा है, नेवाशा जो है ये आपको अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ईशमपुर जो है सो आपको कर्नाटका में है। दिदवाना आपको पता होगा, दिदवाना राजस्थान में है, और गुदियम केव जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये अभी की जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग सिद्धांत। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हड़प्पा कल्चर इंडिकेटेड बाई, अब देखो हड़प्पा तो बहुत सारी साइट्स हैं, तो जो ईस्टर्न बाउंड्री में है दैट्स मीन्स ईस्ट, है ना, तो सबसे ईस्टर्न में कौन सी साइट है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हड़प्पा है कि राखीगढ़ी है कि आलमगीरपुर, तो आपको पता है कि आलमगीरपुर होगा आंसर इसका, है ना। अगर आप डायग्राम देखे होंगे तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि सबसे ईस्टर्न में अगर साइट्स हैं, जैसे मान लीजिए रोपर है इधर, है ना, बनवाली है, कालीबंगान है, मेहनगढ़ है, तो सबसे ज़्यादा ईस्टर्न अगर बात करें, सबसे ईस्टर्न में आपको आलमगीरपुर है। ठीक है, सो द आंसर इज आलमगीरपुर। बाकी और भी साइट्स तो बहुत सारी है, बालाकोट है, कोट डीजे, बट ईस्टर्न सबसे साइट जो है वो आपको आलमगीरपुर है। ठीक है, समझ में आ गया। विथ रेफरेंस टू द पुराण, पुराण के अनुसार से विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ये सब दिया हुआ है इसमें। इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी विष्णु पुराण में दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है
कि मौर्यन डायनेस्टी के बारे में विष्णु पुराण में दिया हुआ है, ठीक है। और वायु पुराण थ्रोज लाइट इन द गुप्ता गवर्नेंस सिस्टम। वायु पुराण जो है सो गुप्ता के बारे में बताता है। एक और आप इसमें याद रख सकते हैं, मत्स्य पुराण। तीन मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण जो है सो सतवाहन डायनेस्टी के बारे में बताता है ना, ठीक है। ये तीन याद रखिए, मौर्यन डायनेस्टी विष्णु विष्णु पुराण में मौर्यन डायनेस्टी, वायु पुराण में गुप्ता डायनेस्टी, और मत्स्य पुराण में सतवाहन डायनेस्टी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स स्कूल ऑफ थॉट। तो अब देखो, स्कूल ऑफ थॉट जो सददर्शन आपने पढ़ा होगा, वैशेषिका पतंजलि तो होगा नहीं इसमें। अगर आप नॉट अगर पूछेगा तो आपको तो पता ही कि वैशेषिका, पतंजलि जो होगा वो आपको किसका होगा, योग का होगा। पतंजलि जो हेड है वो योगा का पतंजलि है, और जो वैशेषिका है उसके हेड जो है सो कन्नड़ है, कन्नड़ ऋषि, ठीक है। देन फिर अगर आप मीमांसा की बात करें तो देखो कन्नड़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मीमांसा जो है उसका जामिनी है, जैमिनी, ठीक है। देन अगर उत्तर मीमांसा की बात करेंगे तो क्या होगा, और इसमें क्या है कि न्याय गौतम, ये बिल्कुल सही है। न्याय जो है सो गौतम का है, वैशेषिका कन्नड़ का है, योग पतंजलि का है, संख्या कपिल का है, ठीक है। मीमांसा जैमिनी का है। समझ में आ गया, ठीक है। कपिल का पता है आपको, संख्या, ये पूरी दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू कैप्टन हॉकिंस के बारे में कुछ कुछ चीजें बतानी है। अब ये बोल रहे हैं कि कैप्टन हॉकिंस जो है इंडिया में 1611 में आया था, किसके रूप के दूत के रूप में, जेम्स वन का दूत के रूप में, ठीक है। जो विलियम हॉकिंस है, जो कैप्टन हॉकिंस है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के आया था, है ना। और ये एक सीप से आया था। उस सीप का नाम भी कभी कभी पूछ देता है, उस सीप का नाम कौन था, हेक्टर, ठीक है। तो सीप हेक्टर था, और इंडिया में वो आया कहाँ पे, सूरत में। और सूरत में कब आया, 24 अगस्त 1608 में। इसको तुर्किश भाषा का बहुत नॉलेज था, तो ये तुर्किश भाषा का नॉलेज था, तो उसी बाहर से वो बात करने में, और जहांगीर को भी आती थी, हाँ ठीक है, तो उनसे बात करने में उसको सुविधा हुआ, इसीलिए उसको भेजा गया। सो दो आंसर इज बी। अगला है कि खरीदादार कौन है, खरीदादार, ठीक है। सो देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई फरमान है ना। सो फरमान को भेजने वाला जो अधिकारी था उसको बोलते थे खरीदादार, और खरीदादार जो है वो आपको खरीता वर्ड से बना हुआ है। और खरीता का मतलब होता है इन्वेलप। आपने देखा है ना, कभी चिट्ठी भेजा होगा या कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप सेंड करते हो तो इन्वेलप होती है ना, तो उसमें रख करके जो भेजते हैं, तो उस खरीता उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो जो खरीदादार हो गया, मतलब वो लिफाफा लेके जो जाता है, लिफाफा लेके जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो रॉयल डिक्रीज को जो डिस्पैच करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो फरमान कुछ लिख के दिया उसको लेके जाता है, वो हो गया खरीदादार। ये सिंपल सा था। अगला है, कुछ बुक्स दिए हुए हैं और उसके आपको किस कॉन्टेक्स्ट में था उसके बारे में। जैसे मान लीजिए कि मिराते सिकंदरी है, ठीक है। तो ये आपको किसने लिखा है, सिकंदर, मोहम्मद के सन है ना। और ये जब अकबर ने गुजरात को कॉन्क्वेस्ट किया था उस समय है। दैट्स मीन्स मिराते सिकंदरी में किसके बारे में लिखा हुआ है, विक्ट्री ऑफ गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बुरहाने माशिर। बुरहाने माशिर जो है, ये बुक जो है ये लिखा है किसने, सैयद अली तबतबाई, ठीक है, ये लिखा है बुक। और इन्होंने ये जो 1580 के आसपास में लिखा था बुक, और इसमें जो है सो बहमनी किंगडम के बारे में ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई है, मतलब कि बहमनी जो अहमदनगर के थे, है ना, उसके बारे में लिखा हुआ है। सो द आंसर इज दिस वन। सो बी का 2। नाउ रियाजुल सलातिन जो है, ठीक है, ये मुस्लिम रूल जो बंगाल में था उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। गुलाम हुसैन सलीम जैदपुरी ने लिखा है ना, गुलाम हुसैन सलीम जैदपुरी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आपको पूरी डिटेल दी होगी। रियाजुल इंसा ये क्या है, अब जो मोहम्मद गवान थे, है ना, मोहम्मद गवान, उनकी जितनी भी लेटर्स थी, ठीक है, बहमनी सल्तनत में थे,
तो बहुत ज़्यादा पोएट भी अच्छे थे, तो उनकी जितनी भी लेटर्स वगैरह थी उन सबको एक जगह किया गया और उसको बोला गया रियाजुल इंसाफ। ठीक है, तो ये हो गई। सो द आंसर इज दिस वन। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। जैसे इल्तुतमिश रजिया के पिताजी थे, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। देन इल्तुतमिश की वाइफ थी, उसका नाम था शाह तुर्कन। अलाउद्दीन खिलजी की जो वाइफ थी उसका नाम हामिदा बानू बेगम नहीं थी। हामिदा बानू बेगम जो है वो हुमायूं की वाइफ थी। ठीक है, हुमायूं की। तो गलत पूछ रहा है, तो यही होगा। आसान सा क्वेश्चन था। गुलबदन बेगम जो है सो बाबर की डॉटर थी, बाबर की डॉटर थी। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी की जो वाइफ थी वो जलाउद्दीन की बेटी थी। आपने मूवी देखी होगी। ठीक है, क्या नाम था उसका? मल्लिकाए जहां। ठीक है, और जो बाद में दूसरे से शादी की थी उसका नाम था महरू। ठीक है, दो वाइफ का। सो अलाउद्दीन खिलजी का वाइफ का ये हो गया। कंसीडर द रीजन ऑफ फॉलोइंग पेशवा एंड अरेंज इन क्रमिकल। देखो पेशवा का जो है पूरा आप याद रख सकते हो कि जैसे बालाजी विश्वनाथ से आप स्टार्ट करो तो बालाजी विश्वनाथ के दो हैं। तो एक आया बाजीराव वन, एक बाजीराव वन हो गया, और दूसरा हो गया चिमाजी, चिमाजी अप्पा, चिमाजी अप्पा। ठीक है, और चिमाजी अप्पा का अगर बात करो तो एक है बस सदाशिव राव, सदाशिव राव, बस खत्म। ठीक है, और बालाजी जो बाजीराव है उसमें उसकी अगर बात करो तो उसमें तीन है। बाजीराव वन का तीन हो गया। वन इज द बालाजी बाजीराव, बाजीराव रघुनाथ राव और शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर। ठीक है, अब बालाजी बाजीराव में तीन हैं, और उसमें है विश्वास राव, विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव। तो अगर आपको ये भी याद है तो आप कर सकते हो। और रघुनाथ राव में आपको बाजीराव द्वितीय हो जाते हैं, बाजीराव द्वितीय, और यही नाना साहब को पे अडॉप्टेड करते हैं, अमृत राव वगैरह इसमें आ जाते हैं। और नारायण राव में एक माधव राव होते हैं, बस इतना ही है ना। माधव राव द्वितीय, यहाँ पे माधव राव वन है और विश्वास राव है। तो आपसे जो पूछा है बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले की पीढ़ी का हो गया, देन बाजीराव वन, और फिर नारायण राव और माधव राव। ठीक है, सो इट्स अ डी। पूरी क्रोनोलॉजी मैंने यहाँ पे आपको दे दी है। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव वन, देन नारायण राव, माधव राव, माधव राव, फिर नारायण राव। ठीक है, वो ये जो है सो आपको माधव राव द्वितीय है। अगला है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर, कश्मीर का कौन ऐसा रूलर था जिसने जजिया को और काउ स्लॉटर को हटा दिया था। ठीक है, ये कौन थे बताइए, कौन सी महानुद्दीन थे, है ना। इनका नाम था जैनुल अबिदीन। जैनुल अबिदीन जो है ये आपको रिलीजियस टॉलरेंस के लिए बहुत फेमस थे और पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज करते थे ये। और इन्होंने जो कश्मीर के हिंदू थे उनके लिए जजिया को एबॉलिश किया था। और स्लॉटर ऑफ काउ को भी, ये मुस्लिम थे फिर भी स्लॉटर ऑफ काउ को बैन कर दिया था। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज वगैरह का बहुत अच्छा पैट्रोनेज थे ये। ठीक है, सो ये जैनुल अबिदीन आंसर है। ठीक है, Who among the following translated 300 volume of Sanskrit books collected by फिरोज तुगलक during the campaign of नागरकोट की तरफ जब गए थे, है ना। नागरकोट अभियान में जब गए थे तो वहां से 300 संस्कृत पुस्तक वो लाए थे, तो उसको कौन ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो जब ये नागरकोट की तरफ गए थे, है ना, तो 300 संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट इन्होंने किया था कहाँ से? एक टेम्पल है ज्वालामुखी टेम्पल, वहां से लिया था। तो इसको फिर ट्रांसलेट किया था किसने? अरिजुद्दीन खान ने इसको पारसी में ट्रांसलेट किया था और उसको टाइटल दिया था दलैली दलैले फिरोज शाही। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि टप्पा स्टाइल म्यूजिक जो है ना, किस मुगल इंपेरर के कोर्ट में था? तो टप्पा जो है एक्चुअली जो पंजाब में कैमल राइडर होते थे, है ना, ऊंट पे चलने वाले कैमल राइडर्स, वो लोग गाते थे, फॉक सॉन्ग थे उनके, ठीक है। तो ये इसको मुगल इंपेरर मोहम्मद शाह के कोर्ट में इसको जो है सो इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। और बस ये इतना याद रखिए, ठीक है। ठीक है, ये आपको मियाँ गुलाम नबी के द्वारा किया गया था, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट ज़्यादा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटी है कुछ कुछ, और नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है, उसकी कंपोजिशन है। जैसे देखिए, गंगाबाई गणेश देव लीला, पोएम ऑफ स्वर्ण बेली, सहज प्रकाश, विनय मल्लिका। तो इसमें अगर आप बात करते हैं तो पोएटी जो है और कंपोजिशन है, तो पोएम ऑफ स्वर्ण बेली जो है सोन कुमारी ने लिखा है, सहज प्रकाश ये सहजोबाई ने लिखा है, और विनय मल्लिका दयाबाई ने लिखा है, ये सही है। बट गंगाबाई ने, है ना, ये गुजराती राइटर हुआ करती थी, गणेश देवलीला नहीं लिखी है, ठीक है। ये आपको हुनर महासागर लिखी है बुक, इसने जो बुक लिखी है उसका नाम है हुनर महासागर। हुनर, है ना, जितनी भी स्किल्स वगैरह है, और पहली फीमेल गुजराती राइटर थी, ठीक है। गणेश देवलीला नहीं लिखी है, हुनर महासागर लिखी है। सो नॉट करेक्टली मैच में सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, 1857 का रिवोल्ट है और शुरुआत हुई थी कौन सी, करेक्टली मैच नहीं है। देखिए 1800 की अगर इसमें बात करें तो 29 मार्च को बैरकपुर में हुई थी, बिल्कुल सही है। बैरकपुर में हुई थी, है ना, बैरकपुर में, यहाँ पे बैरक लिखा हुआ है ना, बैरकपुर, ठीक है। सो बैरकपुर में हुई थी। मेरठ में 10 मई को हुई थी, बिल्कुल सही है। लखनऊ में 4 जून को नहीं, झांसी में 4 जून को हुई थी, झांसी में 4 जून को, और 4 जून को झांसी में हुई थी, तो ये आप देख लेना। और लखनऊ में 30 मई को हुई थी, 30 मई 1857 में, तो ठीक है। अगला है कि 1918 में यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी? सो यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा जो बनाई गई थी, बता ही दिया है, फरवरी 1918 में बनाई गई थी। ये बनाई गई थी गौरी शंकर मिश्रा, गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी, ठीक है, इसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो इंद्र नारायण द्विवेदी है हमारा। इसके बाद अपन ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जो दिए हुए हैं, तो आप ये याद रख सकते हैं कि ये ऑल इंडिया किसान सभा, ये जो है सो बनाया था इन्होंने, है ना। 1936 के लखनऊ सेशन में कांग्रेस के, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, ठीक है ना। सहजानंद सरस्वती बिहार किसान सभा मूवमेंट के और फाउंडर, जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा है, वो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, इसको भी बनाए थे। और ऑल इंडिया किसान सभा के पहले जो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो स्वामी सहजानंद थे, तो 1936 में बनाया था। लखनऊ सेशन में, कांग्रेस के सेशन में ये बात हुई थी, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग बम, किसके पर बम फेंकना है भाई? ये वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पे दिल्ली में किसने बम फेंका था? तो ये है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति जो है, और अनुशीलन समिति जो है, ये बंगाल में एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, 1902 में बना था। और इसमें जो है अरबिंदो घोष का भाई थे, बरिंदर बरिंदर कुमार घोष, और रास बिहारी बोस और सचिन नाथ सन्याल, ये सब इसके मेंबर थे। तो 23 दिसंबर 1912 को इन्होंने प्लान किया कि लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंकना है, और बम फेंका। तो जब वो चांदनी चौक तरफ से जा रहे थे तो फेंका, तो उसमें क्या हुआ कि जो ड्राइवर था वो मर गया, वो बच गए, है ना। तो इसके लिए ट्रायल हुआ बाद में, और इसको दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस भी बोलते हैं। उसमें क्या हुआ कि बसंत कुमार विश्वास, आमिर चंद और अवध बिहारी को कन्विक्टेड किया गया और एग्जीक्यूट किया गया, और ये जो रास बिहारी बोस थे वो अंडरग्राउंड चले गए। तो ये जो है अनुशीलन समिति आपको याद रखना है। वैसे भी ऑल इंडिया लेबर एसोसिएशन और ये दोनों क्या करेगा इस पे। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंस विद 120 मेंबर्स वाज क्रिएटेड, ये क्वेश्चन है। नाउ व्हाट इज द चैम्बर ऑफ प्रिंस, ठीक है। तो चैम्बर ऑफ प्रिंस जो है उसको नरेंद्र मंडल भी बोलते हैं, है ना, ठीक है।
अब ये 1920 में रॉयल प्रोक्लेमेशन से बना था। जो जॉर्ज 5 थे, किंग एम्पेरर जॉर्ज 5, ठीक है, तो इन्होंने इन एक ना, आपको पता होगा कि मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स आई थी, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स 1919 में, और उन्होंने सजेस्ट किया था, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स में ये सजेस्ट किया गया था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं और जो प्रिंसली प्रिंस लोग हैं, है ना, उनकी जो आवाज़ सुनने के लिए उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, है ना, एक फोरम बनाई जाए जहाँ पे उनकी वॉइस को रखी जाएगी, है ना, कि वो अपना जो उसकी नीड है, उसकी जो एस्पायरेशन है, वो वहाँ पे बोलेंगे। तो उसके लिए बनाई गई थी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, है ना। तो उसमें आपको 8 फरवरी को पहली बार मिले थे ये लोग, 8 फरवरी 1921 को, और शुरुआत में उसमें 120 मेंबर थे। हमेशा जो है सो इनकी मीटिंग होती थी, और उसमें जो इसको चेयर करते थे वो वायसराय ऑफ इंडिया चेयर करते थे, ठीक है। और इसके जो पहले चांसलर थे उस चैम्बर के, वो महाराजा ऑफ बीकानेर सर गंगा सिंह थे, ठीक है। और दिस इज द एडवाइजरी बॉडी, इनका ना कोई ऐसा इंटरनल अफेयर्स वगैरह में इनको कुछ वैल्यू वैल्यू करते नहीं थे, एडवाइज करते थे वो। सो इट्स कम्स फ्रॉम द मैन, कौन सा, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स, जो कि एक्ट ऑफ 1919 के नाम से जाना जाता है, उसमें ये बात की गई थी चैम्बर ऑफ प्रिंस का, ठीक है। उनकी वॉइस को सुनने के लिए एक बना दिया था, एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का एक फॉरम बना दिया गया था, ठीक है। अगला है कि ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई है, और इनके बारे में पूछ रहा है कि पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बिल्कुल सही है ना। और ही लेफ्ट द कांग्रेस इन 1925, दोनों सही है। थोड़ी और चीज़ें इनके बारे में जान जाते हैं। इनकी जो फॉलोअर्स हैं उनको बोलते हैं पेरियार, ठीक है, और इनको फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक ये इन्फॉर्मेशन याद रखिए। और इन्होंने स्टार्ट किया था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, तो ये स्टार्ट किया था, है ना। और ये आईएनसी को ज्वाइन किया था 1919 में, और इनकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जो है सो इनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। इसके बाद 1925 में ये रिजाइन कर दिए थे कांग्रेस से, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फीमेल रेजिमेंट जो आज़ाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, उसमें फीमेल रेजिमेंट कौन था, में कौन हेड थी? अच्छा, फीमेल रेजिमेंट का नाम क्या है और उसकी हो, तो ये रानी झांसी थी, तो सबको पता होगा, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, है ना, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट थी। और इसकी जो हेड थी वो लक्ष्मी सहगल, है ना, लक्ष्मी सहगल, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें और आप बहुत सारी चीज़ें आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में देख सकते हैं, जैसे इन्होंने 1919 में आईसीएस एग्ज़ाम क्लियर किए थे, बाद में रिजाइन कर दिए। इन्होंने न्यूज़पेपर स्वराज निकाला था, 23 जनवरी 1897 को इनका डेट ऑफ बर्थ होता है, जिस दिन पराक्रम पराक्रम दिवस की तरह मनाया जाता है। फिर साल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किए, है ना, गांधी इरविन पैक्ट को अपोज किए, है ना। देन हरिपुरा सेशन में 1938 में प्रेसिडेंट थे, त्रिपुरी में 1939 में थे, बट बाद में रिजाइन कर दिए क्योंकि गांधी जी पिता भी सीतारामैया को बनाना चाहते थे। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का इन्होंने स्थापना किया। फिर ठीक है ना, दिल्ली चलो स्लोगन दिया। फिर आज़ाद हिंद फौज की गठन की, है ना, बस यही है। देन फिर क्रैश इन ताइवान ऐसा बोलते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ रिवेलियन बरेली, उत्तर प्रदेश में 1857 में बरेली में कौन थे? तो आप हर जगह का याद रखो। हजरत महल लखनऊ की थी, लखनऊ में लीड कर रही थी। कुंवर सिंह बिहार में थे, ठीक है, तो ये आप नाना साहब कानपुर में थे। खान बहादुर खान जो है ये आपको बरेली में थे। आसान सा क्वेश्चन था। और भी बाकी आप ये देख सकते हैं कि दिल्ली से जनरल बखत खान थे, नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, खान बहादुर बरेली से, कुंवर सिंह बिहार से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज द लास्ट, सबसे लास्ट में क्या हुआ था? तो आपको पता है कि होम रूल लीग मूवमेंट जो हुई थी 1916 में हुई थी, और इसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थी जो मेन थी। फिर खिलाफत मूवमेंट जो है सो आपको ये भी 1919 में हुई थी और 22 तक चली थी वैसे, है ना। देन फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो अप्रैल में हुई थी, ये तो पता ही होगा, अप्रैल 13 1919 में हुई थी, ठीक है। और पोपला रिवल्ट जो है ये आपको कब हुई थी?
मोपला रिवेलियन 1921, ठीक है। और ये भी हिंदू मुस्लिम के ही थे, इलाइट हिंदूज के अगेंस्ट था, है ना। पॉपुलर अपराइजिंग था वो इलाइट हिंदू का, और ये केरला में था, ठीक है। बड़े बड़े जो जमींदार थे, बड़े बड़े जो ये थे, तो सबसे लास्ट में कौन हुआ था, तो यही मोपला रिवल्टी 1921 में हुआ। बाकी ये 16, 19, ठीक है। Who among the following women freedom fighter was not associated? क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन कौन विमेन थी, ये आप याद रखिए। 5 विमेन आप याद रखना, ठीक है। इसमें वन इज द उषा मेहता, वन इज द एक अरुणा अशरफ अली, एक कनकलता बरुआ, मातंगी हाजरा। 4 हो गए, तो 3 और एक 4, और एक और याद रखेंगे, ए बी कुट्टीमल्लू अम्मा। ये 4 थी। और ये जो शांति घोष है, ये शांति घोष को की याद रखिए कि 1931 में 2 गर्ल्स जो है, स्कूल गर्ल, वन इज द शांति घोष और दूसरी कौन थी, सुनीति चौधरी। तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे गोली शॉट मतलब कि चला दी थी। तो सुनीति चौधरी और शांति घोष स्कूल की लड़की थी 1931 में, दिसंबर 1931 में। तो वो शांति घोष है, ठीक है। बाकी 5 लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में जो विमेन थी वो मैंने आपको बता दी। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्यूटरी रिवर इज नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सी रिवर की कौन सी ट्राइब्यूटरी है। जैसे आप अगर ये देखो कि जो प्राणहिता है, प्राणहिता जो है ये गोदावरी की है, मंजरा गोदावरी की है, हेमवती कावेरी, बालप्रभा कृष्णा, बिल्कुल सही है। गोदावरी प्राणहिता जो है गोदावरी की ट्राइब्यूटरी है। और महानदी की ट्राइब्यूटरी जो है ना, वो आपको जैसे जूंक रिवर है, हसदेव है, मांड है, एक याद रखना ईब है, ओंग है, तेल है ना, ये सब है, सियोनाथ है। ये सब जो है सो आपको महानदी की है। तो प्राणहिता महानदी की ट्राइब्यूटरी नहीं है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती है, तो और उसको क्या बोलते हैं। सो वो ये सारी आप याद रखिए कि विष्णु प्रयाग इसको बोलते हैं, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और देव प्रयाग, ठीक है। तो अगर आप बात करें कि किसको किसको मिला रहे हैं, अलकनंदा और भागीरथी। सो अलकनंदा और भागीरथी जो मिलती है उसको बोलते हैं देव प्रयाग। क्या बोलते हैं, देव प्रयाग, ठीक है। और अगर आपसे पूछेंगे कि रुद्रप्रयाग कहाँ कहाँ है, रुद्रप्रयाग कौन हो गया, तो मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी, मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से, तो रुद्रप्रयाग हो गया। और कर्णप्रयाग क्या हो जाएगा, कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंदर गंगा, ठीक है। और कुछ है, विष्णु विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा। एक और रह गया नंद प्रयाग, है ना। सो देख लीजिए आप, देव प्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी, ठीक है। और देन फिर रुद्रप्रयाग महानदी, सॉरी क्या है ये, मंदाकिनी, कर्णप्रयाग, पिंदरगंगा, ये नंद प्रयाग, नंदाकिनी, और ये धौली गंगा। तो ये सारी आप याद रखना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन जो किए हैं वो, और दिस इज द कोट ऑफ द डे कि डोंट थिंक अबाउट द पीपल्स आर लाफिंग ऑन यू, है ना, ठीक है ना। जस्ट स्टडी एंड जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे फिर वही लोग बोलेंगे कि मुझे पता था तुम जीवन में कुछ करोगे, ठीक है ना। तो जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। लेट देम बी हैप्पी, उनको खुश होने दो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता उस पर कोई खुश हो रहा है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना, ठीक है। उससे मोटिवेट हो और फिर सक्सेसफुल हो। सो थैंक यू ऑल। दिस इज द टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज द यूट्यूब चैनल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।